एंट्री चोरी छुपे बॉर्डर के रास्ते नहीं की, बल्कि ढाका से दिल्ली एरोप्लेन के जरिए सीधे आया था। इसके पास पुर्तगाली पासपोर्ट था। जैसे ही ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहुंचा तो वहां मौजूद ड्यूटी ऑफिसर ने मसूद को देखकर कहा, आप पुर्तगाली तो नहीं लगते। जेल में मसूद अजहर हमेशा ये शेख ही बगाड़ता था कि भारत सरकार बहुत दिनों तक मुझे अपनी जेल में रख नहीं पाएगी। 1999 में जम्मू की कोर्ट भलवाल जेल से इसे निकालने के लिए एक सुरंग खोली गई, लेकिन मसूद अजहर अपने मोटे शरीर के कारण उसमें फंस गया और फिर पकड़ा गया। दिसंबर 1999 में मसूद अजहर की रिहाई की मांग एक भयानक मोड़ ले लेती है। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC814 जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से नई दिल्ली आ रही थी, उसको 5 आतंकवादियों ने उड़ान के दौरान हाईजैक कर लिया। 6:04 पर फ्लाइट का कप्तान इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक संदेश भेजता है, फ्लाइट में अब बहुत कम फ्यूल बचा है। हाईजैकर्स का अगला प्लान था प्लेन को अफगानिस्तान ले जाना, लेकिन अफगानिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट पर रात की लैंडिंग की सुविधा थी ही नहीं। यहाँ तक कि तालिबान ने प्लेन के आसपास टैंक खड़े कर दिए ताकि कोई हमला ना हो सके। रिहाई के तुरंत बाद मसूद अजहर ने एक नए आतंकवादी संगठन की बुनियाद रखी, जिसका नाम रखा गया जैश-ए-मोहम्मद। 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हथियारबंद आतंकवादियों ने हमला कर दिया। 2004 में जैश ने बहावलपुर में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Let us leave aside slogan. At the stroke of the midnight hour, 10 जुलाई 1968 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर शहर की गर्म दोपहर में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है मसूद अजहर। एक ऐसा नाम जो आने वाले दशकों में डर, खून और बर्बादी का पर्याय बनने वाला था। ये 11 भाई बहनों में तीसरे नंबर का था। इसके पिता अल्लाह बख्श शब्बीर एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और देवबंदी विचारधारा वाले मौलवी हुआ करते थे। अपने पिता की तरह मौलवी बनने के लिए इसने 8वीं के बाद ही स्कूल छोड़ दिया और सीधा दाखिला ले लिया एक मदरसे जामिया उलूम में। यह कोई मामूली मदरसा नहीं था। इसकी जड़ें सीधे तौर पर हरकत उल अंसार नाम के एक संगठन से जुड़ी थी। हरकत उल अंसार एक पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है, लेकिन इसकी एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में है। मसूद इस मदरसे में पहुंचकर अब केवल एक छात्र नहीं था, बल्कि उसे किताबों से ज्यादा बंदूकों से प्यार हो गया था और बहुत कम समय में उसके मदरसे की राह अब उसकी राह बन चुकी थी। इस राह पर चलते हुए सबसे पहले मसूद अजहर पहुंचा अफगानिस्तान। यहां जाकर ये एक कट्टरपंथी ट्रेनिंग कैंप में शामिल हो गया। उस समय अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन का युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ ये अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर सका और ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही सोवियत अफगान युद्ध में जुड़ गया। कम अनुभव, अधूरी तैयारी के कारण जल्दी ही ये घायल होकर मैदान छोड़कर भाग गया। वापस पाकिस्तान पहुंचा तो हथियार तो छोड़ दिए, लेकिन जहर अब जुबान में भर चुका था। लड़ नहीं सकता था, पर अब उसकी कलम और जबान ने जहर उगलना शुरू किया। इसे देखते हुए हरकत उल अंसार ने इसे अपना प्रचार विभाग का मुखिया बना दिया। प्रचार विभाग का मुखिया बनने के साथ ही संगठन ने अपनी उर्दू मैगजीन सदए मुजाहिदीन और अरबी मैगजीन सौत कश्मीर के संपादन की जिम्मेदारी भी इसे सौंप दी। अब इसका काम था आतंक को जिहाद का चोला पहनाकर लोगों तक पहुंचाना। धीरे धीरे मसूद की भूमिका बढ़ती गई और ये हरकत उल अंसार का महासचिव बना दिया गया। इस हैसियत से इसने कई देशों की यात्राएं की, जाम्बिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मंगोलिया, ब्रिटेन एटसेट्रा एटसेट्रा, जहां ये आतंकवाद को जिहाद का नाम देकर धन मनी जुटाने और लड़कों की भर्ती करने में लगा रहा। ये 90 के दशक के बाद का समय था और इस समय आतंकवादी संगठन हरकत उल अंसार के अंदर ही मतभेद बढ़ने लगे थे। साल 1994 आते आते ये संगठन मतभेद के चलते 2 गुटों में बंट गया, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और हरकत उल मुजाहिदीन। दोनों गुटों में विवाद इतना बढ़ चुका था कि इसे खत्म करने के लिए इसी साल खुद मसूद अजहर को पाकिस्तान से भारत आना पड़ा। जब ये भारत आया तो उसने एंट्री चोरी छुपे बॉर्डर के रास्ते नहीं की, बल्कि ढाका से दिल्ली एरोप्लेन के जरिए सीधे आया था। इसके पास पुर्तगाली पासपोर्ट था। जैसे ही ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहुंचा तो वहां मौजूद ड्यूटी ऑफिसर ने मसूद को देखकर कहा, आप पुर्तगाली तो नहीं लगते। इसके जवाब में मसूद ने कहा कि मैं गुजराती मूल का हूँ।
जैसे ही मसूद ने यह कहा तो पासपोर्ट चेक करने वाले ऑफिसर को यह यकीन हो गया। उसने दोबारा बिना मसूद की तरफ देखे उसके पासपोर्ट पर मोहर लगा दी। कुछ दिनों तक दिल्ली के नामचीन होटलों में ठहरने के बाद मसूद पहले देवबंद गया, फिर कश्मीर तक पहुंचा। कश्मीर आने के कुछ दिनों के भीतर ही मसूद अजहर को श्रीनगर की गलियों कूचों में देखा जाने लगा। भड़कीले भाषण देना और कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल समूहों के बीच उभर रहे जो मतभेद थे उनमें मध्यस्थता करना इसकी खासियत थी। इसका एक काम और था, कश्मीरी युवाओं को चरमपंथी गतिविधियों की ओर प्रेरित करना, उनको उकसाना। लेकिन जल्द ही इन एक्टिविटीज के लिए इसको अनंतनाग में गिरफ्तार कर लिया गया, जब ये अनंतनाग में एक ऑटो में कहीं जा रहा था। सेना के जवानों ने इसे रोक लिया, लेकिन ये ऑटो के रुकते ही भागने लग गया और वहीं सेना के जवानों ने इसे पकड़ लिया, धर दबोचा, जेल में डाल दिया गया। जेल में मसूद अजहर हमेशा ये शेख ही बगाड़ता था कि भारत सरकार बहुत दिनों तक मुझे अपनी जेल में रख नहीं पाएगी। मसूद के गिरफ्तार होने के 10 महीनों के भीतर चरमपंथियों ने दिल्ली में कुछ विदेशियों को अगवा कर लिया। अब उन्हें छोड़ने के बदले वो मसूद अजहर की रिहाई की मांग करने लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस ने इन बंधकों को कैसे भी करके छुड़ा लिया, इसलिए मसूद अजहर को रिहा कराने की ये उनकी मुहिम सफल नहीं हो सकी। 1 साल बाद हरकत उल अंसार ने फिर कुछ विदेशियों का अपहरण कर लिया और उसे छुड़ाने की फिर से कोशिश की, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। अब ये प्रयास यहीं रुके नहीं। साल 1999 में जम्मू की कोर्ट भलवाल जेल से इसे निकालने के लिए एक सुरंग खोदी गई, लेकिन मसूद अजहर अपने मोटे शरीर के कारण उसमें फंस गया और फिर पकड़ा गया। दिसंबर 1999 में मसूद अजहर की रिहाई की मांग एक भयानक मोड़ ले लेती है। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC-814 जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से नई दिल्ली आ रही थी, उसको 5 आतंकवादियों ने उड़ान के दौरान हाईजैक कर लिया। समय था शाम 4:39। जब फ्लाइट भारतीय हवाई क्षेत्र में पहुंची, उस वक्त यात्रियों और क्रू मेंबर्स को स्नैक्स सर्व किए जा रहे थे। चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा ने जैसे ही पायलट्स को ड्रिंक्स सर्व किए, तभी एक शख्स सामने आया। उसके चेहरे पर मास्क था और हाथों में रिवॉल्वर और ग्रेनेड। उसने अनिल शर्मा को धमका कर कहा कि उसे कॉकपिट तक ले जाया जाए। शाम 4:53 पर पायलट को बताया गया कि विमान हाईजैक हो गया है। 3 मिनट बाद दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी सूचना दे दी गई। इसके बाद हाईजैकर्स ने पायलट को आदेश दिया कि फ्लाइट को मोड़कर पाकिस्तानी एयर स्पेस में ले जाया जाएगा। ये कठिन समय था, इसमें सुरक्षा व्यवस्था तुरंत सक्रिय हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें चूक हुई। सरकार की तरफ से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी CMG, जिसकी अगुवाई यूनियन सेक्रेटरी प्रभात कुमार करते थे, उसने समय रहते एक्शन लिया ही नहीं। इतना ही नहीं, इस गंभीर मामले की जानकारी न तो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB को दी गई और न ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को, यानी देश की सबसे अहम खुफिया एजेंसियों को शुरुआती इस घटना की जानकारी थी ही नहीं। उधर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त यात्रा पर थे। उन्हें इस घटना की जानकारी जब मिली तो वो दिल्ली लौट आए। दूसरी तरफ प्लेन के अंदर यात्रियों के हालात अब डरावने हो चुके थे। चश्मदीद यात्रियों ने बताया कि हाईजैकर्स ने पहले खाना हटवा दिया, फिर पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग कर दिया, आंखों पर पट्टियां बांधी गईं और धमकी दी गई, अगर किसी ने जरा भी विरोध किया तो ग्रेनेड फोड़ दिया जाएगा। शाम 6:04 पर फ्लाइट का कप्तान इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक संदेश भेजता है, फ्लाइट में अब बहुत कम फ्यूल बचा है और पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लाहौर में उतरने की इजाजत देने से मना कर दिया है। कैप्टन ने भारतीय अधिकारियों से पाकिस्तान से बात करने की गुजारिश की, क्योंकि हाईजैकर्स भारत में उतरना नहीं चाहते थे और धमकी दी थी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो 10 यात्रियों को मार डालेंगे। इसके बाद पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से विमान को लाहौर में लैंड करने की इजाजत मांगी, लेकिन फिर भी इजाजत नहीं मिली। अभी तक ईंधन की कमी के बारे में हाईजैकर्स को कोई जानकारी नहीं थी। जब उन्हें ईंधन की कमी की जानकारी मिली तो उन्होंने विमान को भारत में अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करने को कहा। यह जानकारी कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी कि फ्लाइट अमृतसर में उतरने वाली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और पंजाब के पुलिस महानिदेशक सरबजीत सिंह दोनों को इस हाईजैक की जानकारी टीवी न्यूज के जरिए मिली।
सरबजीत सिंह ने तत्काल आदेश दिया कि क्षेत्र के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मौके की जिम्मेदारी लें, लेकिन वो अधिकारी उस दिन छुट्टी पर थे, इसलिए पहले उस पद पर रह रहे एक पुराने अधिकारी को यह जिम्मेदारी दे दी गई। शाम 7 बजे के करीब एनएसजी पूरी तरह से तैयार थी। अमृतसर रवाना होने के लिए वो तैयार थे, लेकिन उन्हें इंतजार करना पड़ा क्योंकि सरकारी नेगोशिएटर्स समय पर नहीं पहुंचे थे। जब विमान अमृतसर में उतरा तो कप्तान ने तुरंत विमान को रिफ्यूल करने की मांग की, लेकिन इस दौरान हाईजैकर्स ने स्थानीय पुलिस से कोई बात करने से इनकार कर दिया। सुरक्षा बल जानबूझकर रिफ्यूलिंग में देरी करने लगे, जैसा कि उनको आदेश दिया गया था। धीरे धीरे हाईजैकर्स का गुस्सा बढ़ने लगा। रिफ्यूलिंग में देरी को लेकर आतंकियों ने सतनाम सिंह और रूपिन कटियाल नाम के 2 यात्रियों पर चाकू से हमला कर दिया। स्थिति अब और खतरनाक हो गई। कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से 4 बार संपर्क किया और बताया कि हाईजैकर्स के पास कलाशनिकोव राइफलें हैं, वो अब यात्रियों को मारने लगे हैं और अगर ईंधन जल्दी नहीं भरा गया तो और लोग मारे जा सकते हैं। इस वक्त प्लेन में बैठे लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारत सरकार स्थिति संभाल लेगी और विमान को फिर से उड़ान नहीं भरनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। प्लेन बिना रिफ्यूल भरवाए ही अमृतसर से टेक ऑफ कर गया। अब इस प्लेन के लिए अगला पड़ाव था लाहौर, लेकिन पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तो लैंडिंग करने से मना कर दिया था और एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद करवा दी गई थी। पायलट ने कहा, अब फ्यूल खत्म हो रहा है, हमें क्रैश लैंड करना पड़ेगा। जब पाकिस्तानी अधिकारियों को अंदाजा हुआ कि मामला गंभीर है तो उन्होंने लाइटें ऑन की और लैंडिंग की इजाजत दे दी। प्लेन रात को लाहौर में लैंड कर गया। इंडिया ने पाकिस्तान से कहा, प्लेन को वहीं रोके रखो, उड़ने मत दो, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ ही देर में प्लेन को फ्यूल मिल गया और रात 10:30 बजे वो फिर से उड़ गया। हाईजैकर्स का अगला प्लान था प्लेन को अफगानिस्तान ले जाना, लेकिन अफगानिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट पर रात की लैंडिंग की सुविधा थी ही नहीं, इसलिए पहले प्लेन को दुबई ले जाया गया। यहाँ 27 यात्रियों को छोड़ दिया गया और एक यात्री की डेड बॉडी भी उतार दी गई, जिसे आतंकियों ने पहले मार दिया था। दुबई की पुलिस के कहने पर महिला यात्रियों को छोड़ा गया था। इंडिया ने यहां भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश की, लेकिन यूएई ने अपनी जमीन पर भारत को सैन्य ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं दी। जैसे ही सुबह हुई, हाईजैकर्स प्लेन को अफगानिस्तान की ओर ले गए। प्लेन अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर उतारा गया। उस वक्त अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था। भारत ने तालिबान से बातचीत शुरू की, लेकिन मुश्किल ये थी कि भारत तालिबान सरकार को मान्यता देता ही नहीं था। प्लेन के चारों तरफ तालिबान के हथियारबंद लोग खड़े हुए थे। भारत को शक हुआ कि तालिबान आतंकियों का साथ दे रहा है। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन न भारत ऑपरेशन कर सकता था, न तालिबान ने खुद कुछ किया। यहां तक कि तालिबान ने प्लेन के आसपास टैंक खड़े कर दिए ताकि कोई हमला ना हो सके। फिर बातचीत शुरू हुई। कई दिन तक बातचीत के बाद भारत सरकार ने आखिरकार मसूद अजहर को रिहा कर दिया। मसूद अजहर के साथ उमर शेख और मुश्ताक जरगार नाम के 2 आतंकवादियों को भी छोड़ा गया। इस निर्णय के बाद सरकार की भारी आलोचना हुई कि कैसे एक देश की सरकार आतंकवादियों के एक टेरर ग्रुप के सामने झुक गई। ये मुद्दा अब देश सुरक्षा के लिए अहम हो चुका था। बाद में जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि कंधार अपहरण की साजिश मसूद के भाई इब्राहिम अतहर सहित उसके परिजनों ने मिलकर रची थी। रिहा होते ही मसूद अजहर तालिबान और पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तानी जमीन पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद कराची में हजारों समर्थकों की भीड़ को संबोधित किया और उग्र भाषण में ऐलान किया, मुसलमानों को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक हम भारत को तबाह न कर दें। रिहाई के तुरंत बाद मसूद अजहर ने एक नए आतंकवादी संगठन की बुनियाद रखी, जिसका नाम रखा गया जैश-ए-मोहम्मद, जिसका मतलब मोहम्मद की सेना होता है। 2000 की शुरुआत में गठित यह संगठन पाकिस्तान से संचालित होने लगा और खासकर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा। जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना में मसूद को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, अफगानिस्तान के तालिबान शासन और अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन जैसे तत्वों से मदद मिलने लगी थी। जैश-ए-मोहम्मद को मसूद अजहर के परिवारजन मिलकर चलाने लगे थे, मानो वो उनका पारिवारिक संगठन हो। इस संगठन ने गठन के बाद से ही भारत में कई आत्मघाती हमले और बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। स्थापना को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि जैश-ए-मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला बोल दिया। 1 अक्टूबर 2001 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने विस्फोटकों से भरी एक टाटा सूमो को विधानसभा के गेट पर टकरा दिया, जिससे एक भीषण विस्फोट हुआ। इसके तुरंत बाद 3 हेवीली आर्म्ड आतंकियों ने परिसर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
करीब 40 मिनट तक गोलीबारी चली, जिसमें 38 लोगों की जान गई। इनमें अधिकतर सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक थे। जवाबी कार्रवाई में सभी 3 आतंकी मार गिराए गए। इस हमले के बाद अमेरिका सहित कई देशों ने जैश ए मोहम्मद को आतंकवादी संगठन घोषित करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस हमले को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने फिर से भारत के दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार निशाना संसद को बनाया गया। जी हां, पार्लियामेंट। 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हथियारबंद आतंकवादियों ने हमला कर दिया। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए इस आत्मघाती हमले में दिल्ली पुलिस और संसद सुरक्षा के कई जवान शहीद हुए, साथ ही एक माली की भी मौत हुई। भारत सरकार ने इस हमले के पीछे मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद का हाथ बताया, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान ने मसूद अजहर को दिसंबर 2001 में हिरासत में तो लिया, लेकिन न तो उस पर कोई मुकदमा चला, न ही उसे कोई सजा हुई। लगभग 1 साल बाद दिसंबर 2002 में लाहौर हाईकोर्ट के आदेश पर मसूद को रिहा कर दिया गया। इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसे ही लाहौर हाईकोर्ट ने मसूद की नजरबंदी खत्म की, तो ये बहावलपुर में खुलेआम रहने लगा और जैश ए मोहम्मद को मजबूत करने में जुट गया। हालांकि इसी साल पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में आकर जैश ए मोहम्मद पर बैन लगा दिया, लेकिन ये बैन सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। जैश ने अपना नाम बदलकर खुद्दाम उल इस्लाम कर लिया और एक ट्रस्ट अल रहमत के जरिए फंड जुटाने लगा। इस दौरान जैश के कुछ सदस्यों ने पाकिस्तान के खिलाफ भी हमले किए, जैसे इस्लामाबाद, कराची और बहावलपुर में सुसाइड अटैक। ये हमले उन जैश सदस्यों ने किए जो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की अमेरिका के साथ आतंक के खिलाफ जंग में भागीदारी से नाराज थे। मसूद अजहर ने इन बागी गुटों से दूरी बनाई और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर अपनी वफादारी बनाए रखी। 2003 आते आते पाकिस्तान ने खुद्दाम उल इस्लाम पर भी बैन लगा दिया, जिसके बाद जैश ने अल रहमत ट्रस्ट के नाम पर काम जारी रखा। इस दौरान मसूद अजहर ने अपने आप को कम प्रोफाइल रखा, कम फेमस होने दिया, कम लाइमलाइट में आने दिया, क्योंकि 2001 के संसद हमले और 9/11 के बाद पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा था। वो बहावलपुर में एक भारी सुरक्षा वाले कॉम्प्लेक्स में रहता था, जो ISI की निगरानी में था। इस अवधि में जैश ने कश्मीर में अपनी गतिविधियां कम की, लेकिन संगठन ने अफगानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर लिए। 2004 में जैश ने बहावलपुर में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसमें ट्रेनिंग कैंप और मस्जिद शामिल थे। ये कॉम्प्लेक्स जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह के नाम से जाना जाता था, जिसे अल रहमत ट्रस्ट के जरिए फंड किया गया। इस कॉम्प्लेक्स की लोकेशन पाकिस्तान की 31 कॉर्प्स की सैन्य छावनी से कुछ ही दूरी पर थी, जो ISI की जैश को सुरक्षा देने की बात को पक्का करता है। इस दौरान मसूद अजहर ने अपने भाई अब्दुल रऊफ असगर को जैश की कमान सौंप दी, क्योंकि वो खुद ज्यादा बाहर नहीं निकलता था। जैश ने इस अवधि में छोटे मोटे हमले किए, लेकिन बड़े हमलों से वो बचता रहा, क्योंकि बड़े हमलों से वो नजर में आता और अमेरिका पाकिस्तान पर फिर से दबाव बनाता। फिर भी अजहर ने अपनी किताबों और पत्रिका जर्ब ए मोमिन के जरिए जिहाद की आड़ में आतंकवाद का प्रचार करना जारी रखा। जब साल 2008 में मुंबई ताज होटल में हमला हुआ, तो जैश ए मोहम्मद का हाथ पाया गया। मुंबई हमले लश्कर ए तैयबा ने किए थे, लेकिन जैश का भी इन हमलों में सहयोग था। भारत और अमेरिका सहित कई देशों ने मसूद अजहर की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने फिर वही चाल चली। मसूद अजहर के एक कैंप पर छापा मारा और कहा कि हमें मसूद अजहर नहीं मिला, जबकि मसूद अजहर को बहावलपुर में अंडरग्राउंड करने में सरकार ने खुद मदद की थी। इस दौरान भारत, अमेरिका और ब्रिटेन ने उसे UN की टेररिस्ट की एक लिस्ट में डालने की कोशिश की, लेकिन चीन ने हर बार इसे वीटो कर दिया। चीन ने सबूतों की कमी का हवाला देकर 2009, 2010, 11 और 2013 में अजहर को बचा लिया। इसकी वजह से अजहर और जैश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से छूट मिलती रही और वो अपनी एक्टिविटीज बिना रुके चलाता रहा। इस अवधि में जैश ने कश्मीर में छोटे मोटे हमले किए, लेकिन कोई बड़ा हमला नहीं कर सका। इस दौरान ये अपने कैंप को और मजबूत करने में लगा हुआ था। 2011 से 12 तक जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह को एक बड़े ट्रेनिंग कैंप में बदल दिया गया, जहां आतंकवादियों को हथियार चलाने, बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। फिर आया साल 2014,
दिन 26 जनवरी, जब भारत गणतंत्रता दिवस मना रहा था, तब मसूद अजहर मुजफ्फराबाद पीओके में एक रैली को संबोधित कर रहा था और कश्मीर में जिहाद को फिर से शुरू करने का आह्वान दे रहा था। इस रैली में उसने एक किताब लॉन्च की जिसके बारे में जैश ने दावा किया कि उसे अफजल गुरु ने तिहाड़ जेल से लिखा था। इस रैली की खबर पाकिस्तानी मीडिया में छा गई, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मसूद अजहर फिर से कश्मीर में स्थिति मजबूत करने लगा और 2 साल बाद ही जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट में वायुसेना अड्डे पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने हमला कर दिया। भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने एयरबेस में घुसकर सैनिकों पर हमला किया, जिसमें 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। जांच एजेंसियों ने पाया कि इस साजिश का मास्टरमाइंड मसूद अजहर और उसका भाई था। इसके बाद उन्होंने उरी में सेना हेडक्वार्टर पर हमला किया। उसके 3 साल बाद 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में भारतीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, जहां जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने एक विस्फोटक भरी गाड़ी को सेना के काफिले से टकरा दिया, जिसमें सेना के 40 जवान शहीद हुए। इसके बाद फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव फिर से आगे बढ़ाया। सालों से चीन इस पर अड़ंगा लगाता आ रहा था, लेकिन इस बार दबाव के चलते चीन ने अपना विरोध वापस ले लिया और मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी सूची में डाल दिया। ये मसूद के लिए एक बड़ी शिकस्त थी, क्योंकि अब उस पर विश्व स्तर पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती और हथियार प्रतिबंध जैसे प्रतिबंध लागू हो गए। कई सारे बैन लगा दिए गए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान पर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी दबाव बढ़ा कि वो मसूद के खिलाफ कार्रवाई करे। FATF ने पाकिस्तान को साल 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। किसी भी देश को ग्रे लिस्ट में डालने से उसे विदेशों से लोन वगैरह लेने में पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मुश्किलात होती हैं। पाकिस्तान चाह रहा था कि FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दे। बदले में FATF का साफ कहना था कि पहले पाकिस्तान मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों पर नकेल कसे, जिसके बाद पाकिस्तान ने फिर से वही पुराना पैंतरा अपनाया और फरवरी 2020 में FATF को रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि मसूद अजहर अपने परिवार सहित लापता हो गया है और उन्हें नहीं मिल रहा। लेकिन दी प्रिंट की ये रिपोर्ट देखिए। साल 2022 की इस रिपोर्ट में बताया गया कि जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF पाकिस्तान के साथ मीटिंग्स कर रही थी, उसे ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए मीटिंग चल रही थी, तब जैश ए मोहम्मद बहावलपुर में 4 एकड़ नई ज़मीन खरीदकर अपना विस्तार कर रहा था। इस ज़मीन को खरीदा था अब्दुल रऊफ असगर ने, जो मसूद अजहर का भाई है, और अमेरिका ने इसे 2010 में मुंबई हमलों का दोषी मानते हुए आतंकवादी घोषित किया हुआ था। एक तरफ FATF से पाकिस्तान कह रहा था कि मसूद अजहर का पूरा परिवार लापता है, दूसरी तरफ उसी मसूद अजहर का भाई उसी समय जैश ए मोहम्मद कॉम्प्लेक्स का विस्तार कर रहा था। इस तरह मसूद अजहर पाकिस्तानी सत्ता की छाया में सालों से पनपता रहा है और खुली गिरफ्तारी से बचता रहा है। अब हाल ही में जब पहलगाम पर हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े एक ग्रुप दी रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली, जिसमें कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद भी शामिल था, तो एक बार फिर से साबित हो गया कि अब भी मसूद अजहर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया था। इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मार दिए गए, साथ में उसके 4 गुर्गे भी मौत के घाट उतार दिए गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।